ऑन कर देता नाउ। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या कहता है? बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज बताता है इट इज द रेशियो ऑफ लोड बाय एफर्ट। लोड बाय एफर्ट मतलब लोड मतलब कितना फोर्स लगा रहा है कोई भी बॉडी उस सरफेस पे और उसको मूव कराने के लिए कितना एफर्ट लग रहा है। तो लोड बाय एफर्ट का जो रेशियो होगा उस रेशियो जो होगा वो मैकेनिकल एडवांटेज कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल में ये दे रखा है, मैं भी इस तरह का एक एग्जांपल अगर ले लूं, सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हमने ब्लॉक रखा है, एक ब्लॉक ये रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक का मास अगर आपने m लिया है तो आपको ऑलरेडी मालूम होता है कि mg तो लगेगा, mg तो डाउनवर्ड लगेगा। एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो क्या ये कंपोनेंट होता है mg sin थीटा? होता है क्या ये कंपोनेंट mg sin थीटा होता है बेटा? यस सर। यस सर। mg sin थीटा और mg cos थीटा जानते हो ना? यस नाउ तो अगर मुझे इस ब्लॉक को इस इंक्लाइंड प्लेन में, इस इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कराना है तो कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो फोर्स लगे, तभी तो ये मूव करेगा, करेगा या नहीं? और मिनिमम कितना, अगर आप इसको मूव कराना चाह रहे हो, आप एफर्ट कराना चाह रहे हो मूव कराने के लिए, देन दिस शुड बी, this force should be greater than or equal to mg sin theta. Am I right or not? बोलिए, अरे बोलिए ना। यस Yes, सर। अगर आपको Yes. मूव कराना होगा इसको तो ऑब्वियस सी बात है mg sin थीटा, इससे थोड़ा सा हल्का फोर्स, इससे थोड़ा सा ज्यादा लगा देंगे। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये जो फोर्स लगेगा, मैंने आपको पिछला जो एक बार बताया था, इसको जनरली हम लोग मिनिमम कैटेगरी में लेते हैं। मिनिमम कैटेगरी में कितना फोर्स होना चाहिए? mg sin थीटा। दिस विल बी योर एफर्ट। इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा तभी ये इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करेगा। आ गई बात समझ में? आ गई? बोलो। yes, sir. अब अगर एफर्ट निकल गया तो बात करते हैं अब लोड की। लोड क्या होगा? इसका जो भी वेट है यहाँ पे जो भी वेट है यही इसका लोड है बेटा, यही इतना लोड है। तो इसका जो रेशियो होगा, दिस विल बी योर लोड LOAD and this will be your effort। तो सिंपल सा एक छोटा सा यूनिट है, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज। इट इज द रेशियो ऑफ लोड LOAD डिवाइडेड बाय एफर्ट। ठीक है, तो यहां अगर आप लोड देखेंगे तो लोड कितना है बेटा? mg, और एफर्ट कितना लगाना है आपको? mg sin थीटा। तो यहां से मैकेनिकल एडवांटेज आके आ गया 1 upon sin थीटा, दैट इज इक्वल्स टू cosec थीटा। आगे बात समझ में? देखो ये बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका मैं गारंटी दे सकता हूं इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन ये है तो हम पढ़ रहे हैं। एक छोटा सा अगर बस वर्ड पूछ लिया, व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, तो इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, अब आप sir. इस एग्जांपल में भी देख सकते हो, इस एग्जांपल में भी क्या कह रहा है कि स्टूडेंट इज एबल टू लिफ्ट अ बैग कंटेनिंग बुक। अब ये कितना है? 20 किलो वेट का क्या दिया है इसका, ये आपको क्या दे दिया? फोर्स दे दिया। और कितना फोर्स लगा रहे हो? 5 kg। तो मैकेनिकल कितना लगा रहे हो? हम लगा तो ये रहे हैं। तो दिस इज योर एफर्ट एंड दिस इज योर लोड, दिस इज योर एफर्ट, दिस इज योर लोड।
तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, आपका लोड कितना है 20 का, केजी वेट कैंसिल हो जाएगा, और एफर्ट लगा रहे हो 5 का, तो मैकेनिकल एडवांटेज इस केस में 4 आ जाएगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलिए। No, sir. बस छोटा सा एक डेफिनेशन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, दैट्स ऑल। लोड मतलब जो चीज आपको उठाना है, जिस चीज को पुल कर रहा है, वो कितना फोर्स लगा रहा है ग्रेविटी की वजह से, वो हो गया लोड। उसको खींचने के लिए आप कितना फोर्स लगा रहे हो, इसको इस केस में हमें मिनिमम इतना लगाना पड़ेगा, इसीलिए इसमें हमने एफर्ट ले लिया क्या, mg sin थीटा। और यहाँ पे दिया हुआ था कि हम कितना लगा रहे हैं 5, तो 20/5 क्या दे दिया आपको मैकेनिकल एडवांटेज। कोई प्रॉब्लम नाउ, अब आगे बात करते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्विलिब्रियम? ये वर्ड मैंने यूज कर रखा है पहले। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। नेट फोर्स जीरो, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, देखो नेट फोर्स जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है कि इफ अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, मैं ये नहीं कहूंगा कि बॉडी रेस्ट पे ही रहे, नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब हम लोग निकालते हैं, आपने ही बोला कि नेट फोर्स जीरो होगा। अगर नेट फोर्स जीरो होगा मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये गारंटी नहीं होता वेलोसिटी जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है कि वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इक्विलिब्रियम अगर कोई बोलेगा, इक्विलिब्रियम बॉडी का वो स्टेट होता है, इक्विलिब्रियम बॉडी का वो स्टेट होता है जब वो रेस्ट पे होता है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। आधी बात समझ में, इक्विलिब्रियम का मतलब, ओके। Yes. अच्छा, तो इसके आगे एक और वर्ड लगा रखा है ट्रांसलेशनल, इसके आगे एक वर्ड लगा रखा है ट्रांसलेशनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ट्रांसलेशनल? इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया, ठीक है सर, इक्विलिब्रियम कहते हैं आप बॉडी रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा है आप लोगों ने, ट्रांसलेशनल मोशन? हाँ, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है तो कौन सा मोशन, देखो ट्रांसलेशनल मतलब होता है कि जब कोई भी चीज क्या हो, मूव करे, ठीक है, जब कोई भी चीज मूव करे। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब हुआ कि कोई भी चीज ना तो मूव करे, मतलब मूव कर सकती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन वो एक्सेलरेट नहीं कर सकती है। अब ट्रांसलेशनल वर्ड यूज क्यों किया गया है, द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि एक तरह का और इक्विलिब्रियम होता है, उसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल मतलब बॉडी तो मूव कर रही है, लेकिन वो क्या कर सकती है, अपने जगह पे रोटेट भी तो कर सकती है बेटा, अपने जगह पे रोटेट भी तो कर सकती है। यस, Yes, sir. तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम आपका रोटेशन चैप्टर में आएगा, वहां मैं आपको बताऊंगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा। यहाँ पे फोर्स जीरो करते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क जीरो करते हैं, बता दूंगा क्या होता है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो, यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ रखे हो, फॉर्मूला पढ़ रखे हो, टॉर्क होता क्या है वो नहीं मालूम ना। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब इफ अ बॉडी इज मूविंग,
ट्रांसलेशनल में मूविंग की बात करेंगे, रोटेशनल में रोटेशन की बात करेंगे। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मींस इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और in uniform motion or constant velocity, then the state of the body is said to be in translational equilibrium। और translational equilibrium का एक ही कंडीशन होगा, ठीक है, summation of force will be zero। सुनिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का एक ही कंडीशन है क्या, समेशन ऑफ फोर्स शुड बी जीरो। समेशन ऑफ फोर्स, अब ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग तीनों डायरेक्शन में चेक कर सकते हैं। दैट इज समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी जीरो, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस शुड बी जीरो, एंड समेशन ऑफ फोर्स, समेशन की जगह कौन सा सिंबल बन गया, ये ई बन गया। तो समेशन ऑफ फोर्स अलोंग z एक्सिस शुड बी जीरो। तो अगर एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उस पे नेट फोर्स जीरो लगना चाहिए, और अगर नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो नेट फोर्स तीनों डायरेक्शन में जीरो लगना चाहिए, x, y और z। आगे बात समझ में? यस सर। आगे बात समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मींस कि जो बॉडी है या तो रेस्ट है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसको कैसे निकालेंगे? ये जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो नेट फोर्स x में, नेट फोर्स y में, नेट फोर्स z में जीरो करेंगे। आगे बात समझ में? पुष्कर बेटा समझ में आ रहा है ये? बोलिए। यस सर। अब देखो, सुनो मेरी बात, एक एग्जांपल करता हूं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ये एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे कह रहा है कि यहां पे एक बॉडी रखी हुई है इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है, ये ग्रीन कलर का बॉडी है और ये रखा हुआ है एक इंक्लाइंड प्लेन पे। देखना कैसे करें, ठीक है, और इंक्लाइंड प्लेन का आपको एंगल दे रखा। अब इस पे क्या है, इस पे जितने फोर्स लग रहे हैं वो दे रखे हैं। जैसे कि यहां दे रखा है कि इस पे 10 न्यूटन लग रहा है, और क्या दे रखा है, इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में एक फोर्स, दैट इज F1, और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज F2, और क्या लग रहा है, और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज 10। अब ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 10 दिया है, ये भी 10 दिया है, ये F1 दिया है और ये F2 दिया है। तो देखो, अब इसमें कह रहा है कि ये जो बॉडी है, क्या कह रहा है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बोलो, कह रहा है या नहीं कह रहा इक्विलिब्रियम में है? तो अब ध्यान से सुनना, गलती हम लोग कहां करते हैं, इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब आप कहोगे कि समेशन ऑफ फोर्स शुड बी जीरो, और इसका मतलब ये नहीं आप डायरेक्टली लिख देना F1 प्लस F2 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, ये लिख दोगे तो ये गलत है, ये गलत है। समेशन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू जीरो, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, 10 लग रहा है, ये भी 10 लग रहा है, अगर ये दोनों, ये सारे ऐसे रख के रख दोगे तो ये जीरो हो जाएगा। ये गलती, ये गलत है। क्यों गलत है? Why it is wrong? बोलो, why it is wrong? अरे यार, अभी तक तो मैंने यही पढ़ाया कि समेशन ऑफ फोर्स शुड बी जीरो, तो मैंने समेशन मतलब जितना फोर्स लगा था उसको ऐड करके जीरो रख दिया, तो क्यों गलत है ये? Why it is wrong? Why? कोई मुझे बताएगा? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है सर। वेरी गुड, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। क्या आपको मालूम है वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्या? ऐसे बोलो। बेटा नहीं कर सकते। तो सॉल्व कैसे करेंगे? इसीलिए मैंने यहाँ पे
प्रीवियस में बताया था कि ये जीरो का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है, एक्स में निकालो, वाई में निकालो, जेड में निकालो, तीनों का सम करके जीरो कर सकते हैं। अगर एक्स में निकाल लोगे ना तो सारा एक डायरेक्शन में आ जाएगा, तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो अब इसको करेंगे क्या, इसमें करेंगे क्या बेटा, वो ध्यान दो। ये रखा हुआ, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये एंगल आपको दिया है कितना, 60 डिग्री दिया हुआ है, दिया है या नहीं दिया है, बोलो, अरे बोलो, 60 डिग्री दिया है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्या ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा? यस सर। और अगर ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 तो ये 30, तो फिर यहां से आपको ये एंगल क्या मिल जाएगा, ये जो ऊपर वाला एंगल है ना, ऊपर वाला एंगल फिर से ये वाला 60 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, सबका कंपोनेंट बना देना है, x और y में कंपोनेंट निकाल लो, आ जाएगा क्वेश्चन। देखो ये F1, देखो गुरमीत बेटा, क्या F1 x एक्सिस में ऑलरेडी है, क्या F1 x एक्सिस में ऑलरेडी है, क्या ये वाला 10 y एक्सिस में ऑलरेडी है, क्या नेगेटिव y एक्सिस में है या नहीं है, है। और ये जो 10 न्यूटन फोर्स है, ये 10 न्यूटन ना तो x में है ना तो y में है, और लेकिन इसके साथ ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट इसके अलाउंग कितना आ जाएगा, 10 इंटू cos 60 डिग्री आ जाएगा क्या, बोलो। इसके साथ एंगल बना रहा है, ध्यान दो अन्नू बेटा, ध्यान दीजिए, इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ cos कंपोनेंट आता है या नहीं आता, यस सर। बन जाएगा ये कंपोनेंट, अन्नू, गुरमीत, यस सर। यस सर। अगर ये, अब ये देखो यहाँ पे तो मैंने रख दिया ये 10 का कंपोनेंट, इसके साथ एंगल नहीं बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में इसका कितना कंपोनेंट आ जाएगा, क्या 10 इंटू साइन 60 डिग्री आ जाएगा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है रश्मि सोनाक्षी इसमें, बोलिए। अगर फिगर नहीं समझ में आ रहा है तो इधर देखो, ये 10 न्यूटन है, इसका कंपोनेंट इधर बनाया 10 इंटू कॉस 60 डिग्री, और इधर बनाया 10 इंटू साइन 60 डिग्री, क्या दिख रहा है ये फिगर, बोलिए। यस। अब एक और फोर्स लग रहा था F2 लग रहा था ये, अब इसका भी कंपोनेंट हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये x और y एक्सिस में नहीं है, तो देखिए ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अरे ये स्ट्रेट लाइन है ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल इक्वल होता है नहीं होता है, क्लास 10th में पढ़ा है ज्योमेट्री। तो ये F2 के साथ कितना एंगल बना रहा है, F2 के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री यहाँ पे, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा F2 इंटू कॉस 60 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो F2 इंटू साइन 60 डिग्री हो जाएगा। क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया बेटा, किसको समझ में नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको, अगर समझ में नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। बोलिए, कोई प्रॉब्लम, अरे बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या, हाँ नहीं समझ में आया, योगेश रेहान आ गया, नो सर। रेहान क्या हुआ, कंपोनेंट नहीं निकल रहे हैं इसके, बताओ बेटा, रेहान योगेश कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ जल्दी से, कंपोनेंट लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बोल नहीं रहे हो फिर से, यस सर। हो रही है प्रॉब्लम, देखिए, देखो बेटा, ये एंगल 60 डिग्री दिया है, मैं फिगर बनाता हूं,
अगर आप एंगल बना ले रहे हो तो एंगल बनाने के बाद तो बहुत इजी है यार। देखिए देखना, ये ऐसे है, राइट। अब मैंने क्या किया है, हमने क्या किया है, यहाँ पे एक ब्लॉक था और ये एंगल आपको क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाऊं, ध्यान से देखना, ये ऐसे बनाया, तो क्या रेहान और योगेश ये एंगल क्या 60 डिग्री होगा या नहीं होगा, बताओ। होगा Yes, सर। sir. होगा, ये समझ में आया आपको, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो मैं एक लाइन ऐसे बनाता हूं, यहीं से पास होता हुआ ये वाला, एकदम स्ट्रेट। अब बताओ अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये वाला बोलोगे सर 30 डिग्री है? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, अब ये एंगल 60, अब ये वाला जो फोर्स है वो तो F1 लग रहा है इधर, कोई प्रॉब्लम लग रहा है क्वेश्चन में F1 ऐसे हॉरिजॉन्टल sir. में, और ये वाला जो वर्टिकल में 10 लग ही रहा है, ये भी लग रहा है। अब लेकिन जो F2 फोर्स है, क्या F2 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, बताओ, लग रहा है या नहीं लग रहा है? Yes, sir. अब F2 के साथ ये कितना एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल में, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है जिसके साथ एंगल बनाता है, तो क्या ये कंपोनेंट F2 इंटू cos 60 डिग्री होगा, बोलिए, होगा? होगा सर। और अगर ये एंगल नहीं बनाया है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, F2 इंटू साइन 60 डिग्री। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये 30 ले लोगे ना तो ये F2 इंटू कॉस 30 डिग्री होगा, और कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री सेम होता है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम, बोलो? क्या No, इसमें sir. किसी को, क्या मैंने F2 के कंपोनेंट बना लिए, क्या मैंने F2 के कंपोनेंट बना लिए या नहीं बना लिए, बताओ। Yes, sir. बना दिए अब सर। अगर आपने F2 के कंपोनेंट बना लिए ना तो F2 को भूल जाओ, क्योंकि इसके तो कंपोनेंट बना ही लिए यार, इसको हटा दो, इसका कोई यूज नहीं आएगा। जब एक बार कंपोनेंट बना लिया उसका कोई यूज नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, अब एक और फोर्स यहां पे लग रहा है, कौन सा, ये 10 न्यूटन जो इंक्लाइंड प्लेन के एकदम परपेंडिकुलर है, ये 10 न्यूटन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ, ठीक है। अब मेरे को आप बताइए बेटा, ये एंगल क्या 30 डिग्री होगा, होगा? जल्दी बोलो, यस ये 30 डिग्री होगा या नहीं होगा? हाँ, Yes, sir. ये Yes, 60, ये 90, तो ये 30, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला कौन सा एंगल हो जाएगा? अगर आप लोग को ज्योमेट्री Yes, आएगा तो sir. ये बोलोगे 60 हो जाएगा फिर से, और अगर ये 60 हो जाएगा तो फिर से बोलोगे सर ये 30 हो गया, और फिर से बोलोगे ये 60 हो गया। क्या एंगल समझ में आए? क्या एंगल Yes, समझ sir. में आ गया? अब एंगल अगर समझ में आ गया तो कोई भी एक एंगल ले लो, ये सब भूल जाओ, इस सब का कोई यूज नहीं है, चाहे 30 ले लो चाहे 60 ले लो, एक ही बात है। अब ये वाला जो 10 न्यूटन है, इससे एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, 10 इंटू कॉस 60 डिग्री। एम आई राइट, बोलिए। Yes, sir. और अगर इसके साथ एंगल नहीं बना रहा है तो इसके लिए आप साइन कंपोनेंट लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू साइन 60 डिग्री। क्या 10 का भी कंपोनेंट बना लिया हमने अलोंग एक्स एंड वाई, बना लिया या नहीं बनाया, बताओ। तो अगर 10 का बना लिया तो इसको हटा दो, यहां से हटा दिया इसको। अब बताओ हॉरिजॉन्टल में या फिर एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल और एक्स में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए, इतना टाइम लगा दिया। समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0, यस। अरे एक्स में ये क्या राइट साइड में लग रहा है तो इसको पॉजिटिव रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये F1 प्लस 10 इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, जल्दी बोलो, √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 10√3/2। और ये अपोजिट लग रहा है पीछे, तो माइनस लगाएंगे F2 इंटू कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, सारे का सम इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया?
क्या ये समझ में आया? Yes, sir. रेहान, योगेश, ये इक्वेशन समझ में आया? Yes, sir. कुछ पूछना है इसमें? No, sir. कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे जल्दी से। No, sir. तो y में इक्वेशन बना सकते हो क्या? y में इक्वेशन बता सकते हो मेरे को? जल्दी बताओ। समेशन ऑफ फोर्स अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 0। जल्दी बताओ, पुश कर क्या लिखेंगे इसका? ये लग रहा है फिर से। हाँ, सोनाक्षी आप बता सकते हो y में क्या इक्वेशन लिखेंगे? सर क्या लिखेंगे? F2 यस, sin 60 F2 रूट 3 by 2 read 3 by 2 वेरी गुड। फिर plus 10 हाँ 1 by 10 2 into 1 by 1 by 2 वेरी गुड। cos 60 का वैल्यू 1 by 2 होता है। फिर 2 minus 10 -10 समेशन 0। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? y डायरेक्शन में क्या किया? Yes, sir. ऊपर वाला अगर पॉजिटिव ले लिया तो नीचे वाला नेगेटिव ले लिया और सारे का सम करके 0 कर दिया। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? yes, Yes, sir. sir. तो ये इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? अब आप कुछ भी कर लो, क्या यहां से F2 निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? Yes, sir. Yes, और sir. अगर F2 अगर निकाल लिया तो यहां सब्स्टिट्यूट करके क्या F1 निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? Yes. राइट और नॉट? yes, sir. तो ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो जब भी समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0 होगा तो ध्यान देना, डायरेक्ट सारे फोर्स हम लोग ऐड नहीं कर सकते, उनका कंपोनेंट बनाएंगे तभी तो वो ऐड कर सकते हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़े क्या? Yes. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब देखो, अब एक और तरीका होता है फोर्सेस को ऐड करने का। देखो देखो सुनो, अगर कहते हैं, सुनिए, अगर आपको क्या कह रहा है कि समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0, हम लोग क्या कर रहे हैं? नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 लगा रहे हैं इक्विलिब्रियम के केस में। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के केस में हम लोग लगा रहे हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। और अगर आप लोग को वेक्टर एडिशन थोड़ा सा याद हो, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर एक फोर्स ऐसे लगता था तो दूसरा फोर्स ऐसे लगता था, तो आप बोलते थे सर तीसरा फोर्स ऐसा लगेगा, तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलते थे इधर? क्या बोलते थे कि अगर ये A फोर्स है, ये B है और ये C है, तो C इज इक्वल्स टू A प्लस B। मालूम है या नहीं मालूम है? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। yes, sir. तो क्या मैं यहां से ये भी कह सकता हूं क्या कि A प्लस B और माइनस C इज इक्वल टू 0? क्या Yes, sir. कोई बहुत बड़ी चीज बता दी क्या? A प्लस B प्लस माइनस C इज इक्वल टू 0 सही है या नहीं सही है? yes, sir. तो अब सुनो, तो माइनस C का मतलब क्या होता है बेटा? ये यहां से यहां तक C जा रहा है वेक्टर, तो माइनस C क्या होगा? क्या ये होगा माइनस C? ये रेड वाला लाइन जो मैंने बनाया, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, भूल गए क्या? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कैसे बनाते हैं? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्या डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा? Yes. Yes, sir. ये क्यों बता रहा हूं? क्यों बता रहा हूं बेटा? सुनो, कि इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको ये वेक्टर में भी बताया, अगर आपको तो 3 वेक्टर क्वांटिटी ऐसे दी है, एक ऐसे, ये डायरेक्ट ऐसे और ये तीसरा ऐसे, ये 3 वेक्टर क्वांटिटी ऐसे